कुछ दिन पहले माँ पर एक कविता पढ़ रहा था, किसी नए कवि की। कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगी, बल्कि कहूँ तो छू गई। पर मैं सोचने लगा कि माँ जो इधर की कविता में अक्सर दिखाई पड़ती है, वर्तमान समाज में उसकी जगह कहाँ है? समाज नामक इस विराट इमारत में वो कौन सा कमरा है जो माँ का अपना है? क्या ऐसा कोई कमरा है या सिर्फ बरामदे या बालकनी का कोई छोटा सा कोना है जिसे एक वृद्धा माँ अपना घर समझती है? मैंने अपनी माँ समेत गांव से लाई गई शहर में रहने वाली अनेक माँओं को देखा है और पाया कि वे घर की सारी दिनचर्या से अलग एक कोने में बैठी आसमान देख रही हैं या बाहर उड़ती किसी चिड़िया को देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दुनिया में आजकल हो क्या रहा है। यह हिला देने वाला दृश्य होता है, कहीं गहरे तक मथने वाला। पर कई बार मुझे लगता है कि यह हिलने की क्षमता भी हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। एक वृद्धा माँ का घर के किसी कोने में इस तरह होना महज एक अति परिचित दृश्य है, जैसे मेज है या दीवार घड़ी। ये एक तकलीफदेह वास्तविकता है, पर है, और इस तरह है कि उस पर अलग से सोचने विचार की जरूरत भी कम ही महसूस की जाती है। आज से कोई 10-12 साल पहले माँ को जब दिल्ली लाया था तो मन में एक अजीब सा उत्साह था कि माँ दिल्ली देखेंगी। तब से लगातार वो मेरे साथ है और मैं पाता हूँ कि उसकी चारपाई ही उसकी दिल्ली है और वो खिड़की ही उसकी दुनिया, जिस पर वो सबसे अधिक भरोसा करती है। अनजान उसके लिए कोई नहीं, मिल जाने पर वो उड़िया, बंगाली या मद्रासी से भी उसी तरह बात करती है, अपनी ठेठ पूर्विहा भोजपुरी में, जैसे गांव के किसी पड़ोसी से करती थी। मुझे आश्चर्य तब होता है जब लोग उसकी बात समझ भी लेते हैं। उसे विश्वास है कि सारी दुनिया भोजपुरी जानती है, और एक दिन जब मैंने इसका खंडन किया तो उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपनी बोली पर ये अगाध और निरंतर विश्वास सिर्फ एक माँ के पास होता है, वही माँ जिसकी स्थिति आधुनिक शहरी समाज में निरंतर विडंबनापूर्ण होती जा रही है। अकेली वो अपने गांव के सुपरिचित परिवेश में भी हुई है, पर वहाँ पास पड़ोस नाम की एक चीज अब भी जिंदा है, बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाने के बाद भी। इसलिए वहाँ अकेलापन शायद उतना भयावह नहीं होता। मैं जब भी माँ की इस विडंबनापूर्ण स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। पिछली अमेरिका यात्रा में एक विचित्र आदमी से भेंट हुई। एक टिपिकल अमेरिकी व्यवसायी, बहुत कुछ उस तरह का कटा छटा और चौकोर जिसे कुछ समाजशास्त्री क्वेर भी कहते हैं। संयोगवश वो विमान में मेरी बगल में बैठा था। देर तक वो अपने कुछ कागजों को उलटता पलटता रहा और बीच में अपने ग्लास से एक आध सिप भी ले लेता था। जब थोड़ा सा अवकाश मिला तो मैंने उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि वो शिकागो से आ रहा है और बोस्टन के रास्ते में है। आगे उसने ये भी जोड़ा, जैसे बात का कोई ज़रूरी हिस्सा छूटा जा रहा हो, कि वो सीधे अपनी माँ को दफना कर आ रहा है और उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो उपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए रुक सके। यहाँ मुझे अचानक कामू का आउटसाइडर उपन्यास याद आया और मैं चकित था कि गल्प यथार्थ के कितना निकट हो सकता है। जब मैंने दबे स्वर में पूछा कि रुके नहीं, तो उसने निहायत ठंडे स्वर में कहा, बिजनेस डज नॉट वेट, व्यवसाय इंतजार नहीं करता। आगे उसने स्पष्टीकरण दिया कि अगली सुबह ईरान से कालीनों की नई खेप आने वाली है और यदि वो नहीं पहुंचा तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसे ईरान से आने वाली कालीन और माँ के संस्कार के बीच चुनना था और उसने कालीन को चुना। अपने व्यवसाय से उसका कितना गहरा जुड़ाव था, इसका पता मुझे तब चला जब उसने मेरी राष्ट्रीयता के बारे में पूछा। जब मैंने भारत का नाम लिया तो उसने लगभग चीखते हुए कहा, ओ भदोही भदोही। मुझे दुख हुआ और बेशक आश्चर्य भी कि मेरा इतना बड़ा देश और इतने सारे शहर, और उसने मछली की आंख की तरह उसे सिर्फ भदोही याद है, वो भी इसलिए कि वहाँ कालीनें बनती हैं। पर यही आदमी है
जिसे कमोबेश सारी दुनिया के बड़े शहरों में पूंजीनिष्ठ आधुनिक समाज ने रचा है। ये आदमी मछली की आंख की तरह सिर्फ भदोही को देखता है और हर एक का अपना एक अलग भदोही है, और यदि नहीं है तो वह कहीं ना कहीं उसकी तलाश कर रहा है। निजी लक्ष्य की ऐसी अचूक केंद्रिकता शायद इससे पहले किसी समाज में नहीं थी, और एक ऐसे समाज में वृद्धा माँ अगर कालीन से कमतर चीज होकर रह जाए तो इसमें आश्चर्य क्या। अभी 2 दिन पहले ही लौटा हूँ माँ को गांव में छोड़कर। वो दिल्ली से 2 महीने पहले गई थी, और जब मैंने दिल्ली चलने का आग्रह किया तो बोली, नहीं अभी नहीं जाऊंगी, अभी बहुत से काम हैं। काम कोई नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता था, फिर भी मैंने उसे वहां छोड़ दिया। एक बड़े से पुराने घर में उसे अकेले छोड़ना अपराध जैसा लग रहा था। फिर मैंने सोचा उसे अपने सहज परिवेश से हटाकर दिल्ली में रखना भी तो अपराध ही है, और ऐसा अपराध हम करते हैं, और कई बार इस तरह करते हैं कि जैसे वृद्धा माँ या वृद्ध पिता को गांव से निकालकर एक उच्चतर जीवन लीला के परिसर में प्रवेश दिला रहे हों। जब माँ को गांव में छोड़कर चौखट से बाहर निकल रहा था तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, पर अपने जाने पहचाने चेहरों और अपनी बोली बानी के बीच तो रहेगी। जानता हूँ महीने 2 महीने बाद जाऊंगा और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध इस तरह उठा लाऊंगा जैसे किसी श्रवण कुमार धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ, और ये करना ही होगा क्योंकि सौभाग्य से मैं या बृहत्तर भारतीय मानस के विकास के उस स्तर तक नहीं पहुँचा है जहाँ उसे भदोही से परे कुछ दिखाई ही ना पड़े। फिर भी ये कचोटता हुआ तथ्य तो रह ही जाता है कि माँ यदि लौटकर यहाँ आ भी गई तो उससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर विकल्प क्या है? जिस ढांचे में हम डाल दिए गए हैं उसमें सचमुच क्या कोई विकल्प है? यह सब लिखते हुए मुझे माँ पर लिखी असंख्य कविताएं याद आ रही हैं। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि माँ पर कविता लिखी ही नहीं जा सकती, और शायद उसने गलत नहीं कहा था। फिर भी माँ पर कविताएं लिखी जाती हैं और लिखी जाती रहेंगी। आने वाला पाठक ऐसी तमाम कविताओं को पढ़कर आनंदित होने के बजाय आधुनिक समाज में एक उम्र की आंच में पकती हुई माँ की अनिश्चित जगह के कारण एक तीखे विडंबना बोध से विचलित होता रहेगा, या इस विचलित होने की क्षमता को भी खोता जाएगा। यह तो माँ की स्थिति का बखान हुआ, एक अन्य का जो इतना अभिन्न है। पर स्वयं माँ की दृष्टि में बेटे की तस्वीर क्या हो सकती है, इसका एक मार्मिक चित्र रूसी कवि रसूल हमजातोव की एक छोटी सी कविता में मिलता है। कविता का ठीक ठीक पाठ मेरे सामने नहीं है, पर स्मृति के आधार पर उसका एक निकटतम पाठ यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता माँ की ओर से बेटे का बखान है, जो कुछ इस तरह है। वह जब छोटा था उसे बोलना नहीं आता था, वो सिर्फ तुतलाता था और मैं उसकी हर बात समझ लेती थी। अब वो बड़ा हो गया है और बहुत बोलता है, पर उसकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आती। माँ का ये सीधा साधा बयान आज की दुनिया में उसकी स्थिति पर एक तल्ख टिप्पणी है, और शायद उस कारण की ओर इशारा भी जिसके चलते वो और उसके द्वारा रची गई उसकी अपनी ही सृष्टि दोनों लगभग अबोलेपन की हद तक अलग थलग जा पड़े हैं।